हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष परिवार में। मैं आपका राजीव सर एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए इसी सीरीज में इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर के बेहतरीन एमसीक्यू का डिस्कशन आपके साथ हम लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर तैयार किया गया है। तो चलिए समय ना लेते हुए आपको बता दें, जो आज टॉपिक है हमारा वो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग से संबंधित है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपको बता देना चाहते हैं। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यह हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता था। 12 पंचवर्षीय योजना बनाने के दौरान आपको पता हो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उस वक्त के तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी जो आज भी है, हम बात नरेंद्र मोदी जी की कर रहे हैं। और उसके बाद से नीति आयोग का कार्य स्टार्ट हो गया। किस प्रकार से सवाल आते हैं, एक बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ से प्रिपेयर होते हैं और हमेशा एग्जाम्स में देखने को मौका मिलता है। चलिए समय न लेते हुए सीधा हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला है कि निम्नलिखित में से भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य में कौन से शामिल है। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर्थिक नियोजन जो वर्ड शब्द है, इन शब्दों को जरा सा पहचानते चलिए। देखिए अगर हम नियोजन यानी कि नियोजन की अगर बात करें, नियोजन क्या होता है, नियोजन की अगर हम बात करें या योजना की अगर हम बात करें तो कम से कम संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन, मिनिमम रिसोर्सेज ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड प्लानिंग। और अगर हम बात करें, ये परिभाषा जो है सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई थी। और आप में से कौन बताएगा वो पुस्तक का नाम क्या है? तब तक हम और भी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि अगर आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला है रोजगार में वृद्धि करना, दूसरा है आय की असमानताओं को कम करना, तीसरा है गरीबी में कमी करना, चौथा है सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। देखिए अगर हम बात करें फैक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं तो भारत में विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। और उन उद्देश्यों की बात करें, यहाँ जितने भी सारे बिंदु लिखे गए हैं वो सभी सही है। जितने भी बिंदु है यहाँ पे सही है, क्योंकि अगर आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो गरीबी में कमी करना, ये भी क्या है, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। रोजगार में वृद्धि करना, आज आप देख रहे हो कितनी भारी मात्रा में लोग रोजगार के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने एज के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप समझो कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये सब कहीं ना कहीं आप समझेंगे प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो यानी कि अगर हम बात करें पहले सवाल का जो राइट आंसर है वो चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। जब चारों स्टेटमेंट सही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया वो बहुत ही सही जवाब दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है और सवाल को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके जवाब को देखेंगे। भारत में नियोजन की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था और इनके द्वारा लिखा गया एक बुक भी आपसे पूछा गया था। आप सबको पता होना चाहिए, ये वर्ष है 1934 1934, जहां पर इन चारों में से एक शख्स जिन्होंने योजना या नियोजन की शुरुआत की। अब आप सब जानते होंगे वो शख्स कोई और नहीं है, वो है एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया जी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एम विश्वेश्वरैया जी ने ही प्लानिंग की शुरुआत या नियोजन की शुरुआत की थी। कब? 1934 में। इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इस बुक की बात करें, यह बुक पहला ऐसा बुक था जहां पर योजना के बारे में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से बताया गया था। और इस बुक में जिस योजना का जिक्र किया गया है वो योजना है 10 वर्षीय योजना। जबकि आपको पता होगा हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चला करता था।
तो 10 वर्षीय योजना था। इस बुक के माध्यम से अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र, जो है औद्योगिक क्षेत्र, इनके बारे में अच्छे विस्तार पूर्वक जो है बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर आप योजना के तहत अगर नहीं चलोगे तो देश का विकास कैसे होगा। आप ही समझिए, आप अभी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए, क्यों आए? एक योजना से आए, एक प्लानिंग से आए कि हाँ हमें इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, तो एक अच्छा प्लानिंग होगा तब जाके हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का होना अति आवश्यक है। तो देश को चलाने के लिए भी योजना की आवश्यकता थी, परंतु आपको पता होगा औपनिवेशिक काल की बात करें, कॉलोनियल पीरियड की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें, जितने सारे प्रयास किए गए वो सारे प्रयास असफल रहे। जब आप योजना आयोग पढ़ते हैं तो योजना आयोग के इतिहास से पहले यानी औपनिवेशिक काल के समय की अगर बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व संध्या की बात करें, तो कहीं ना कहीं जितने प्रयास किए गए, चाहे वो एम विश्वेश्वरैया द्वारा हो या फिर आपका जो है गांधीयन प्लान हो, बॉम्बे प्लान हो, जन योजना हो, सर्वोदय योजना हो, सब के सब प्लान क्या थे? फेलियर रहते। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है आप सभी ने देखा, राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अगर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद, जब हमें आज़ादी मिला तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। और नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया, समझेंगे, एक जो गठन था इसमें 25 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव में यह अनुशंसा देश के एक स्थायी योजना आयोग के रूप में होना चाहिए था, इसमें कहा गया। तो आप जरा समझेंगे कि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से 2-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। योजना आयोग जो है ये स्थापना जब किया गया वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जरा समझेंगे कि ये वो साल है जब बजट पेश होने वाला था। क्या? बजट पेश होने वाला था। उस बजट में, बजट कौन पेश करते हैं? आप सभी को पता है कि देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई। तो जॉन मथाई जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम और हमारी सरकार जो है देश में योजनाओं को बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना आयोग लाने वाले हैं। और इनके इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद, यानी कि आपको पता होगा ये बजट जो था 1950-51 का बजट था, और इस बजट के इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद, यानी कि बात है 15 मार्च 1950, यहाँ योजना आयोग की स्थापना कर दी जाती है। देखो, योजना आयोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पावर्स को इस्तेमाल करके बनाया गया था, नहीं इसका संविधान में कहीं उल्लेख है, इसलिए नहीं ये क्या कहलाता है, ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। और न ही ये सांविधिक है, मतलब न ही इसे लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति की मंजूरी से बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पावर का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे यहाँ पे कि जब प्रधानमंत्री के पावर का इस्तेमाल करके बनाया गया तो जितने भी प्रधानमंत्री आए कुछ ना कुछ छेड़खानी यहाँ पे हुआ है। और सबसे बड़ा छेड़खानी कब हुआ? जब 1 जनवरी 2015 आया, इस योजना आयोग का नाम ही बदल दिया गया। अब छेड़खानी का अर्थ यहाँ पे यह है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव किया जाता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। जब आप क्लासेस में कहीं ना कहीं डिटेल से जब इनको पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि बदलने के सकारात्मक कारण क्या क्या थे और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, 15 मार्च 1950 को जब इसकी स्थापना की गई तो उस वक्त हमारे देश में कोई भी योजना नहीं चल रहा था, किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं था। तो हम योजना आयोग तो बना लिए, लेकिन हमारे पास योजना था ही नहीं। तो आप सभी बताएंगे कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी अगले साल 1951 में की जाती है, ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोगों का जवाब का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस सवाल का जो राइट आंसर है 15 मार्च 1950। एक और अच्छी बात यहाँ ये है कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा पीएम होते हैं। और पीएम जो है यानी कि जो चेयरमैन होते हैं वो अपने नीचे एक वाइस चेयरमैन को रिक्रूट करते हैं। याद रखिएगा, ये जो चेयरमैन होते हैं और ये अपने नीचे किनको रिक्रूट करते हैं? तो ये वाइस चेयरमैन को रिक्रूट करते हैं। अगला सवाल आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि पहले वाइस चेयरमैन कौन थे। फिलहाल हम आगे की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से प्रेरित थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आर्थिक नियोजन की अवधारणा कौन से देश से थी? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन। अब बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये सोवियत संघ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के समय की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, जब सोवियत संघ टूटा नहीं था। क्योंकि सोवियत संघ टूटने के बाद आपको पता होगा आज की डेट में हम यहाँ रूस और बहुत सारे अन्य देशों के रूप में यहाँ उभर के सामने आया है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यही चीज तो हम आपसे पूछे थे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट में कि आपको पता होगा कि जब आर्थिक नियोजन की अवधारणा रखी गई तो इस अवधारणा में हमारे देश में जो योजना चला वो योजना कौन सा था?
वो योजना था पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। और पहला यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, पहला पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये 1 अप्रैल 1951 से, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, 5 साल, याद रखिएगा 5 ईयर 5 साल है, तो ये 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 31 मार्च 1956 तक चला था। ये पहला पंचवर्षीय योजना था, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह जिस मॉडल पर आधारित था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। क्योंकि जब आज़ादी मिली तो न ही हमारे यहाँ उद्योगों का विकास हुआ था और न ही औद्योगिक क्रांति आई थी। तो इस तरह इस संदर्भ में अगर देखा जाए, उस वक्त पूरी तरह से अर्थव्यवस्था निर्भर था कृषि पर, इसलिए हमने कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन आज के समय की बात करें तो आप देखो कि जीडीपी पे योगदान भी उस वक्त कृषि का ज़्यादा था, परंतु आज देखो सेवा क्षेत्रों का ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा वो सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ इज अ राइट आंसर। जितने लोगों ने सोवियत संघ जवाब दिया है वो सब के सब यहाँ पे क्या है, सही है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है, तो यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन भी आपका था, पंचवर्षीय योजना कहाँ से शुरू किया लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया। 1928 में स्टालिन द्वारा स्टार्ट किया गया था सोवियत संघ में। इसी को ही बाद में 1951 में भारत में और उसके बाद चीन, दोनों ही देशों ने इस पंचवर्षीय योजना को अडॉप्ट किया था। बहुत बार एग्जाम में सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे की बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, योजना आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 5वां नंबर सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अलग अलग समितियों के नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसके धर समिति की बात करें तो बिल्कुल आपने पॉलिटी में बहुत सारे कमिटीज पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो धुंधला सा 1948 कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। भाषीय प्रांत आयोग के रूप में जो है कहीं ना कहीं एसके धर समिति को हम जानते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे देखो जेवीपी समिति की बात करते हैं। 1948 अगेन जब आप याद करते हो 1948 में, तो धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए जेवीपी समिति को बनाया गया था, आपको याद होगा। ये 2 समितियां तो हम लोग देख चुके हैं, पर तीसरा समिति की अगर जब हम बात करते हैं तो तीसरा समिति हमारा है केसी नियोगी समिति। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई है वो केसी नियोगी समिति के जो सिफारिश पर ही की गई थी। तो याद रखिएगा केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर ही योजना आयोग का गठन किया गया। आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अलावा एक और फजल अली आयोग है। आप में से कौन बताएगा फजल अली आयोग समिति जो है वो किससे संबंधित है? आप जवाब देंगे, आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे खुशी की बात है यह है कि हमारे देश में योजना आयोग बन चुका है 1950, और योजना आयोग ने अपना पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया है। और पहला पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये पंचवर्षीय योजना जब पहली बार कोई भी चीज़ आता है तो उसका एक अलग क्रेज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा तीनों क्षेत्रों में, यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बात करो कृषि, अगर आप बात करो उद्योग, अगर आप बात करो सेवा, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा उस वक्त भी लोग निर्भर थे कृषि में, आज भी है। परंतु अगर बात करें उस वक्त निर्भरता और जीडीपी पे योगदान दोनों ही कृषि क्षेत्र का ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ना ही हमारे पास उस स्तर का औद्योगिक विकास था और ना ही उस स्तर का सेवा क्षेत्र का विकास था। आज के समय में देखा जाए जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। परंतु उस वक्त की अगर बात करें जब हमारा पूरा अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, तो हमने मुख्य रूप से हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधारित ये कहा कि हम कृषि का विकास करेंगे, और यही हुआ भी कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास किया। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि सीधा पहले पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इस तरह के किसी भी प्रकार के जो है स्टेप्स नहीं थे। सीधा यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं उद्योगों का विकास करना, ये तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें 1969 और 1980 2 फेज में राष्ट्रीयकरण हुआ है, आप सभी को पता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 की बात करें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों के दोनों किए गए थे इंदिरा गांधी जी द्वारा, और दोनों की क्राइटेरिया ये था कि इसके लिए था 50 करोड़ रुपए, जिन बैंकों के पास 50 करोड़ या उससे अधिक की पूंजी थी, और इन बैंकों में था जिन बैंकों के पास 200 करोड़ या उससे अधिक की पूंजी थी। तो ये तो अलग फैक्ट्स हो गए। तो बात यहाँ पे है कि कृषि तथा सिंचाई संसाधनों के विकास करना। तो क्योंकि कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना की बात करें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में इतना
उस वक्त बाकी क्षेत्रों का योगदान था ही नहीं कि हम उनके आधार पर कोई पंचवर्षीय योजना बनाए। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के दौरान तक हमें यह एहसास हुआ कि सिर्फ कृषि क्षेत्र के विकास से देश का विकास संभव नहीं है, हमें भारी उद्योग लगाने होंगे। और जब सेकंड 5 ईयर प्लान यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना की ओर आगे हम बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम उद्योगों को महत्व देते हैं और यहाँ पे 3 बड़े बड़े उद्योग दूसरे पंचवर्षीय योजना में लगाए जाते हैं, जो कि दूसरे देश यानी विदेशी देशों के मदद से, जिनमें एक ओडिशा का राउरकेला, दूसरा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर और तीसरा उस वक्त मध्य प्रदेश और वर्तमान का छत्तीसगढ़ का भिलाई। ये 3 स्टील प्लांट्स की स्थापना की गई। फिलहाल सवाल के अगर अनुरूप जाए, ठीक है, सवाल के रूप में देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, छठा का डी होगा। आइए आगे आते हैं, 7वां नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 7वां नंबर सवाल है, नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन यानी रॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछा गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, जरा सा फैक्ट समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले योजना आयोग को नीति आयोग में क्यों बदला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिक है। बदलने के पीछे बहुत सारा रीजन था। अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान समय जब हम 3D और 4D और 7D और 6D में देखते हैं मूवीज, और उस वक्त अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अगर देखने का अनुभव पूछा जाए तो बिल्कुल आपका अनुभव उस प्रकार से नहीं होगा। आप उतने आकर्षित नहीं होंगे जितने आप आज 3D 4D 5D में देखते हो। या अगर आप एंड्रॉयड के समय में, iOS के समझ में, अगर आपको एक कीपैड मोबाइल और वो भी सिर्फ नॉर्मल विदाउट मल्टीमीडिया अगर आपको पकड़ा दिया जाए तो आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी। आप बस उससे बात करोगे, भले ही आपका प्राथमिक कार्य मोबाइल का क्यों ना बात करना है। तो फिर क्यों लोग इतने 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2 लाख के मोबाइल लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कम से कम जो है पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए। तो यहां भी अगर हम बात करें तो योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना के आधार पर चल रहा था, जो 1928 में स्टालिन ने सोवियत संघ को देखते हुए बनाया था। उन्हीं को तो कॉपी हम लोग किए थे ना। हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को लिया गया था और हम भी उसी तरह 5-5 सालों के लिए बना रहे थे। परंतु आज के समय में जरूरत था शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। हमें 15 वर्षीय योजना की जरूरत है, हमें 7 वर्षीय योजना की जरूरत है, हमें वार्षिक योजना की जरूरत है, हमें 3 ईयर प्लान की जरूरत है। यानी जो है स्थितियों के अनुसार योजना की जरूरत है। हमें एक कोई परमानेंट मेंबर नहीं चाहिए, आवश्यकता अनुसार मेंबर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमें भारत में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अच्छे अच्छे विचार है, उनके विचारों को लेना था, थिंक टैंक कॉन्सेप्ट पे वो काम करना था। प्राइवेट कंपनियां सीईओ रखते हैं और वो सीईओ जो है उन कंपनी को अलग बुलंदी पर पहुंचाते हैं। तो भारत ने भी कहा हम एक नया कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, प्राइवेट कंपनीज की तरह हम भी सीईओ नियुक्त करेंगे। पहली बार ऐसे कुछ टर्म्स देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जब भी कोई भी अगर विचार की जरूरत होती है तो यहाँ थिंक टैंकर्स अपने विचार देते हैं और उन विचारों को अमल किया जाता है। यह सहकारी संघवाद की भावना पर भी कार्य करता है, बिल्कुल करता है भाई। आपने देखा होगा सहकारी संघवाद, पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो पॉलिटी में इन सब टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आगे की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है और इसे धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको ये नीतियां लागू तो नहीं कर सकता, इसको अधिकार प्राप्त नहीं, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही बातें कह रहा है। लेकिन इसे धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त है। भाई ये धन आवंटित क्यों करेगा? ये तो बस जो है यहाँ पे जो है नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग के जो कार्यों की जब आप बात करो तो इसके कार्यों में धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है। ये जो वित्त मंत्री में निहित है। तो कहीं ना कहीं आप समझोगे जो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट आंसर 7वें नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। बेहतरीन सवालों की सूची में अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? आप कहोगे सर ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक्स कम पॉलिटी ज्यादा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां हम अर्थशास्त्र के बहाने थोड़ा सा झलक पॉलिटी का, थोड़ा सा झलक ज्योग्राफी का और थोड़ा सा झलक इतिहास का भी देखते हैं। जब आप औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तो वहां बहुत सारे टर्म इतिहास के भी देखने को मिलते हैं। जब आप बजट, राष्ट्रीय आय, ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे झलक पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। जब आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ये पढ़ते हो तो बहुत सारे टर्म्स आपको भूगोल, ज्योग्राफी के देखने को मिलते हैं।
तो इसीलिए तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जब आप बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो समझिए कि उनके ही थोड़े थोड़े से भाव आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर हम देखिए आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, और 3 प्रकार की सूची जो है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जिस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को है वो संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है वो राज्य सूची, जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं अपने अपने स्तर पर वो है समवर्ती सूची। तो बिल्कुल आर्थिक नियोजन की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेंट्रल के लिए है, ये कहना सिर्फ गलत होगा। सेंट्रल और स्टेट्स दोनों का ही यहाँ योगदान है। तो यहाँ पे ये कौन सी सूची में आएगा? कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के तहत आएगा, क्योंकि आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का ही विषय है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल 9वां नंबर सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। याद होगा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, पर 2 अक्टूबर में भी वह ईयर कौन सा था जिस वर्ष गांधी जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जा रहा था, वो है 1952। तो 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, याद रखिएगा। अगर इसके तहत अगर हम बात करें, इसके जो उद्देश्यों की बात करें, तो गांव के समस्त परिवारों को समुचित तथा सर्वगुण विकास करना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। दलित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयत्न करना, ग्रामीण जनता में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा की भावना विकास करना। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण जनता में सहयोग एवं सहकारिता का बीज स्थापित करना, ऐसे मुख्य उद्देश्य थे। किसके? तो ऐसे मुख्य उद्देश्य थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। तो सवाल यहाँ पे है कि 1952 में जब इसकी स्थापना की गई, तो सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पंचवर्षीय योजना किसके तहत आता है? तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि देखो, आपको बस याद करना है कि 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। शुरुआत में 3 पंचवर्षीय योजना, शुरुआत में 3 पंचवर्षीय योजना ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे शुरुआत में 3 पंचवर्षीय योजना बहुत सक्सेसफुली चला। तो आप देखो 1951 से 5 सालों का है, तो पहला चला होगा 56 तक, फिर अगला 56 से लेकर 61 तक, तीसरा 61 से लेकर 66 तक। तो आपको ऐसे याद रखना 3 प्लान्स, 3 5 ईयर प्लान्स। तो अगर आप इस तरह याद रखते हो तो आप समझो कि 1951 से 66 तक याद कर लिए, आगे का भी याद है। अब देखो इसे अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच बताते हैं याद करने का। मेरा है 3+3, 2+2, अगेन 2+2, देन कंटिन्यू। ये अप्रोच हम याद करने का बनाते हैं। अगर आपको अगर ये अप्रोच जानना है, 3+3, 2+2, फिर 2+2 एंड कंटिन्यू, ये चीज अगर आप याद कर लिए तो पूरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद कर लोगे। क्योंकि सर कैसे, क्या आप में से कुछ लोग जानने की इच्छा रखते हैं? तो अगर जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको बता दें 3+3, 2+2 क्या है। जैसे आप शॉर्ट में बताते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है। फिर सेकंड की बात करते हैं 56 से लेकर 61 तक, एंड द थर्ड की बात करते हैं 61 से लेकर 66 तक। तो ये क्या हुआ 3। फिर आपको पता होगा कि 3 सालों का, यानी कि 1966 से लेकर 1961 से लेकर 66 से लेकर जो है 69 तक, ये जो 3 सालों का है, ये 3 सालों का यहाँ प्लानिंग हॉलीडे चला था, योजना अवकाश चला था। देखो 3+3 यहाँ पे आपको कहा गया था, 3+3 यानी 3 साल का पंचवर्षीय योजना और 3 साल का जो है यहाँ पे योजना अवकाश। फिर स्टार्ट हुआ, फिर अगेन 69 से लेकर 74, ठीक है, ये जो है 4th 5 ईयर प्लान था। फिर 5th 5 ईयर प्लान की बात करें 74 से लेकर 78, ये योजना याद रखिएगा यहाँ पे, ये 1 साल पहले बंद कर दिया गया था, 1 साल पहले क्लोज कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से अगेन देखो 2, ये 2 हुआ, 2 पंचवर्षीय योजना। और अगेन फिर 2 सालों का रोलिंग प्लान चला, 2 सालों का रोलिंग प्लान चला। रोलिंग प्लान मतलब 2 साल का फिर से गैप, 2 सालों का। तो फिर यह हुआ 2+2। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जो है, यहाँ पे ये पहला हो गया 3+3 और ये हो गया 2+2, दिख रहा है 2+2। अगेन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर से आपको कहा गया यहाँ पे अगेन, फिर आप देखो यहाँ पे 1980 से लेकर 85 और 1985 से लेकर 90, ये फिर से 2 5 ईयर प्लान। और अगेन 1990 से लेकर यहाँ पे जो है 92 तक, ये जो है 2 सालों का यहाँ प्लानिंग गैप रहा, योजना अंतराल। तो आप फिर से आगे देख सकते हो, इस जगह पे देख सकते हो,
यहाँ पे 2+2 का फिर से कॉन्सेप्ट आया, और इसके बाद क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब इसके बाद कभी रुका नहीं है, कंटिन्यू। तो इस तरह याद कर सकते हो। ऐसे तुरंत आप जब अभी एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब है, आप तारीख तो याद कर लेते हो लेकिन ये ड्यूरेशन याद नहीं कर पाते हो। तो ऐसे तुरंत एक शॉर्टकट तुरंत चार्ट बनाओ, और चार्ट बना के तुरंत आप सही सटीक आंसर बता सकते हो कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा स्टार्ट हुआ था। क्योंकि एक ऐसा सवाल आता है कि बताइए राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की पहली प्रक्रिया कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, उसके अलावा सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, या फिर LIC कब आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बस आप याद रखना, अप्रोच याद क्या करना है, 3+3, 2+2, 2+2 कंटिन्यू, ये लाइन याद रखना। बस ये लाइन याद रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 मतलब कि पंचवर्षीय योजना, साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल का एनुअल गैप। ठीक है, फिर 2 पंचवर्षीय योजना जो कि 1 साल पहले बंद हो गया है, ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना होगा। और फिर से अगेन 2 साल का रोलिंग प्लान, फिर उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना, और फिर 2 सालों का प्लानिंग गैप, और उसके बाद कंटिन्यू, कभी रुका नहीं है, यानी कंटिन्यू आप देखो। उसके बाद 12 5 ईयर प्लान तक। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे। तो 1952 किसके अंदर आएगा, तो 1952 देखो यहाँ पहले पंचवर्षीय योजना के अंदर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगर यहाँ पे और क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इन्हीं में जल्दी से बताएंगे, हम 5 सवाल आपसे पूछते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकरण की पहली प्रक्रिया 19 जुलाई 1969 को हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था, आप बताएंगे। और हाँ, एक और बात, कोई भी प्लान वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर, यानी प्लानिंग स्टार्टिंग डेट हमेशा रहता है 1 अप्रैल और खत्म होता है 31 मार्च से। यानी जितने भी आप डेट यहाँ पे लिखे हो, ये सब स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और खत्म हुआ है 31 मार्च को, सारे के सारे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राष्ट्रीयकरण की पहली प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, राष्ट्रीयकरण की दूसरी प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे इसका जवाब। तब तक हम आते हैं अगले सवाल की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 51 से लेकर 56। मुख्य रूप से यहाँ पे किस पर फोकस किया गया, कृषि क्षेत्रों का विकास किया गया। परंतु हमें यह पता चला कि कृषि क्षेत्र के विकास से काम नहीं चलने वाला है, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, तो हमें चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों के विकास। और ये जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, इस मॉडल के बाद हमने अपनाया सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से लेकर 61 तक रहा। और यहाँ पे हमने मुख्यतः उद्योगों पर फोकस किया। उद्योग पर अगर बात करें तो उद्योगों को फोकस करने के लिए जिस मॉडल को अपनाए थे वो है PC महालनोबिस मॉडल। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है 3 अलग अलग राज्यों में, यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, इसके बाद बात करें उस वक्त तो अगर देखा जाए MP था, लेकिन आज के डेट में वो छत्तीसगढ़ है। और थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो ये जो 3 अलग अलग जो आप देख सकते हैं राज्यों की बात करें, इन राज्यों में स्टील प्लांट्स ओपन किए गए अलग अलग माध्यम से। तो अब अलग अलग माध्यम की बात करें तो यहाँ पे राउरकेला, यानी जो आपका कहाँ है, आपका ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, तो बिल्कुल ये सही होगा। भिलाई इस्पात ये छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल, ये सही है। लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें, ये सेकंड नहीं, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था सोवियत संघ की मदद से। तो आप देखो तीसरे पंचवर्षीय योजना में इसके स्टार्ट की गई थी। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पूछा गया नहीं, तो नहीं की बात करें तो यहाँ पे बोकारो। चलिए अगला है 11वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप समझेंगे कि जब पहले पंचवर्षीय योजना बना, फर्स्ट कब से कब तक, 1951 से लेकर 56 तक, ये सफल रहा। ये क्या रहा, सफल रहा। रीजन क्या था कि पहली बार योजना था, कृषि क्षेत्रों का विकास अच्छा से हुआ। जब सेकंड आया 1956 से लेकर 61, ये भी लगभग सफल ही माना जाता है, लगभग सफल माना जाता है। लेकिन जो थर्ड था, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेकर 66, ये डिजास्टर साबित हुआ। डिजास्टर कहते हैं ना, डिजास्टर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 3 बड़े बड़े जो है हमें नुकसान हुआ। पहला 1962, आपको याद होगा इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर की बात करें, इंडिया और चाइना का वॉर था। उसके अलावा 1965 इंडो पाक वॉर, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था। और तो और अगर हम बात करें, यही वो समय था जब सूखा भी आया था, सूखा यानी अकाल भी आया था। तो इसी कारण से भारत का जो संचित निधि है, संचित निधि की अगर हम बात करें, जैसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हो, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 266(1) में मिलता है। ठीक है, तो ये संचित निधि पूरी तरह से लगभग खाली के कगार पे आ गया।
और इसी कारण हम कोई नया पंचवर्षीय योजना ना बनाकर आपको बता दें कि हमने यहाँ पे वार्षिक योजना अपनाया था। और जो आपको यहाँ ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो यहाँ ब्रेक हुआ था, ये 3 जो है यहाँ वार्षिक योजनाएं स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम हरित क्रांति को शुरुआत किए थे। आपको शायद पता होना चाहिए ये पॉइंट कि हम लोगों ने यहाँ पे विकास दर रखा था कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 5.6 जो है विकास दर को हम हासिल करेंगे, परंतु ये इतना बड़ा फेलियर हुआ कि मात्र हम 2.5% अचीव कर पाए। यानी कि हमारे पास इतना भी नहीं धन था कि हम कोई नया पंचवर्षीय योजना बना पाए, और इसीलिए हमने यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को ब्रेक किया। यानी पहला पंचवर्षीय योजना कब ब्रेक हुआ था, एक ये भी सवाल आता है, तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद हुआ था। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समय अंतराल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है, थोड़ी देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। बेहतरीन सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे योजना अवकाश, आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला, ठीक है। दूसरा जो था सेकंड की बात करते हैं 1956 से लेकर 61 तक चला, और तीसरा जो कि फेलियर रहा 1961 से लेकर 66 तक चला। और ये 3 याद करिए, 3 + 3। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस तीसरे पंचवर्षीय योजना के फेलियर होने के कारण हमने प्रथम फर्स्ट एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किया, और जो था 1966 से लेकर 67, और ये 3 सालों तक हम इसे कंटिन्यू रखे, 67 से 68 और 68 से 69। और ये 3 साल की जो गैपिंग हो गया यहाँ पे, इसे नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया गया योजना अवकाश, प्लानिंग हॉलिडे। और प्लानिंग हॉलिडे के दौरान ही हमारे देश में लागू किया गया था हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, विश्व में कहे जाते हैं नॉर्मन ई बोरलग। तो MS स्वामीनाथन द्वारा ही जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे आप सब समझ गए होंगे कि योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलिडे की बात करें, हम कब की बात कर रहे हैं? तो हम प्लानिंग हॉलिडे 1966 से 69 के बीच की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? देखो फिर से आ गया ना। अगर आप, हम यूं ही नहीं कहते, अगर आप इसको याद कर लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि कौन सा 3 + 3 2 + 2 2 + 2 कंटिन्यू, ये समझ गए तो सोचो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगा। आप देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड की बात करें ये आया कब था। तो आप देखो जब हरित क्रांति की बात करें, जब ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस रहा, आप सभी को बताओ ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस रहा, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति जिसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए, बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिवोल्यूशन के ऊपर भी आता है। बताइए ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, बताइए व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से संबंधित है। इसके अलावा पूछा जाता है रेड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? टमाटर और मीट से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं 1970 का वो दशक है, 1970 का वो दशक है जब ऑपरेशन फ्लड आया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। और नाम भी याद होगा, वर्गीज कुरियन, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड में जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये जो 1970 वो किस कार्यकाल में आएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आएगा? तो अगर आप कैलकुलेट करने जानते हो तो हाथों से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 69 तक तो आपका आ गया क्या? योजना अवकाश। 69 के बाद आपका चौथा पंचवर्षीय योजना, और चौथा पंचवर्षीय योजना को ही हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो ये कब कर पाओगे? जब आपके पास प्रैक्टिस होगा। आप 5-10 बार 3 + 3 2 + 2 2 + 2 कंटिन्यू, ये चीज़ आप दिमाग में रट लो। जैसे रट लोगे आपको सारे पंचवर्षीय योजना फिट दिखते हुए मिलेंगे। अदरवाइज नहीं रटे तो आपको याद करना होगा ऑपरेशन फ्लड, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके आपको याद हो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये चीज़ जो है ना बड़ा हैक्टिक होता है, क्योंकि आप कितने डेटा को याद करोगे उससे रिलेट करके। चलिए अगला चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। फिर से अगेन वही क्वेश्चन। देखो उस एक ट्रिक को याद करने से कितने सवाल बन रहे हैं। हमने जो अभी आपको ये ट्रिक बताया 3 + 3 2 + 2 2 + 2 कंटिन्यू, यानी ये जो पॉइंट्स बताया, इस पॉइंट्स का ही अगला सवाल पर भी असर पड़ेगा। आपको पता होगा कि पांचवें पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में रोलिंग प्लान आया था। अब रोलिंग प्लान के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, जरा समझेंगे। रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें, ये पॉलिटिकल अस्थिरता के कारण स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल अस्थिरता की अगर हम बात करें, जरा समझिएगा यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है,
ये 1970 से लेकर 18 तक हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब मोरारजी देसाई जी एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमारे देश में जो बने थे। यानी इससे पहले जितने भी बन रहे थे वो सब कांग्रेस के थे। और आपको पता होगा इमरजेंसी के बाद बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का गठन हुआ, उदय हुआ, और इन्हीं सब छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक जनता पार्टी का निर्माण किया और इसको लीड करते हुए मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जी एकमात्र ऐसे जो है वित्त मंत्री रहे हैं कांग्रेस के समय में जिन्होंने सर्वाधिक बजट पेश किया है 10 बार। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको भारत रत्न के साथ निशान पाकिस्तान भी दिया गया है, यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड। तो यहाँ पे आप समझिएगा 1978 में जब ये बने 1978 में, ठीक है, जब ये यहाँ पे गद्दी में आए तो 1978 में उन्होंने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे योजना को बंद कर दिया। अब कांग्रेस उस वक्त कौन सी योजना चला रही थी? तो फिफ्थ, आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि एक योजना है जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था, ये यही योजना है जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1969 तक था, लेकिन 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया। और 1 साल पहले बंद कर दिया गया और इसी कारण क्या हुआ कि ये योजना का कार्यकाल कहलाया 1974 से 78। और यहाँ पे 2 सालों का 2 इयर्स का जो है आप देख सकते हो, जो ड्यूरेशन आप देखोगे 1978 से लेकर 80 तक, ये रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी कारण है। यहाँ जब मोरारजी देसाई ने अपनी योजना स्टार्ट की तो 2 सालों बाद इनकी सरकार गिर गई, क्योंकि गठबंधन सरकार थी। और गठबंधन सरकार गिरने के बाद वापस से इंदिरा गांधी जी आई, और जब इंदिरा गांधी जी आई तो इन्होंने भी इनके प्लान्स को बंद कर दिया। और 2 सालों के बीच जो यहाँ गैप हुआ, इसे नाम दिया गया रोलिंग प्लान। अनवरत योजना भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा, अनवरत योजना, यहाँ लिखा हुआ है अनवरत योजना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए गुन्नार मिडल, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुन्नार मिडल द्वारा किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में अगर बात करें, इसे लागू करने का श्रेय किसे जाते हैं? तो डी.टी. लकड़ावाला हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की बात करते हैं। भारत में नाबार्ड स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में आया? देखिए फिर से अगेन वही क्वेश्चन, अगर आप पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो 12 जुलाई 1982, और नाबार्ड जिसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिसका मुख्यालय आपको मुंबई देखने को मिलेगा। और जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, यानी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहता है, यानी कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जिसका निर्माण किया गया है। शुरुआत में इसकी पूंजी कितनी थी? 100 करोड़ थी, जिसमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों का हिस्सेदारी था। परंतु वर्तमान समय में अगर देखा जाए 100% हिस्सेदारी किसके अधीन है? तो 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के अधीन है। ये तो हो गए नाबार्ड के बारे में कुछ तथ्य। अब 1982 कौन से पंचवर्षीय योजना में आएगा? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप कैलकुलेट करो, आपको पता चलेगा वो छठा होगा। और कैलकुलेट करने का तरीका फिर से बता रहे हैं, 3 + 3 2 + 2 2 + 2, आप इसमें बैठा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। 1969 तक इधर निपट गया, आपने देखा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 80 तक, 1980 तक यहाँ, आप ऐसे करो ना, 1969 तक यहाँ, 1980 तक यहाँ। और अगर हम इस जगह पर बात करें 1992 तक यहाँ, तो 80 से 92 के बीच में आ रहा है, तो 3 2 5 और 2 7, यानी छठा और सातवां में ही होगा। तो 80 के बाद अगर आप यहाँ देखो 82 है, तो ऑटोमेटिकली आप इस ट्रिक से भी, शॉर्टकट से आप इसे निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो छठी पंचवर्षीय योजना। 5-10 बार प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी? अगेन हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे। अब आप देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें 2005-6 में स्टार्ट किया गया था, 2005-6। अब 2005-6 कैसे याद करोगे? आपको पता है 12वां पंचवर्षीय योजना तक चला था, जिसका कार्यकाल है 2012 से लेकर 17 तक। ये 12वां पंचवर्षीय योजना तक चला था। ऑटोमेटिकली आप देखो कि 12 से तो नीचे होगा, 12 से नीचे होगा, तो भाई कौन सा राइट आंसर होगा? 16वां नंबर क्वेश्चन है। तो 12 से नीचे, तो यानी और पीछे चले जाओगे तो यहाँ पे जब 10वां पंचवर्षीय योजना आप देखते हो, तो 10वां पंचवर्षीय योजना यानी कि इसी बीच जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, 16वां के बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? अगेन एक बार फिर से वही क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी अगर हमें याद है ना, तो हम अच्छे से लगभग
समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 40-50% क्वेश्चन तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। और उसके लिए फिर से हम बता रहे हैं 3+3, 2+2, 2+2 एंड कंटिन्यू, ये याद रख लो, ठीक है। 3+3, 2+2, 2+2 और लागू, कंटिन्यू। तो ये ट्रिक है, इसको आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ 2-3 महत्व है, टर्म्स है। 3+3 क्या है, इसमें अलग से 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। प्लान की शुरुआत, प्लान हमारे वित्तीय वर्ष के आधार पर चलता है, प्लान 3 बार ब्रेक हुआ है ये, और 1 साल पहले जो बंद किया गया, इन कुछ टर्म्स को अलग से आपको याद करना होगा। तो आप देखो यहाँ पे 12वें पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2015 से 12 से 17 तक था। इसी समय 1 जनवरी 2015 में आप देखोगे कि योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी मोदी सरकार के द्वारा। और तो कहीं ना कहीं आप समझिएगा यहाँ पे कि 31 मार्च 2017 को जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ से नीति आयोग का कार्य स्टार्ट हो गया। तो नीति आयोग का ऑफिशियल कार्य स्टार्ट कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2017 से। और मोदी जी यानी कि जो है फुल मेजोरिटी में आप देखोगे कि बीजेपी की सरकार कब आई, तो ये आई थी 2014 में। और 2014 के बाद धड़ल्ले से बहुत सारे डिसीजन लिए गए, बदलाव किए गए। आई होप 17 नंबर सवाल आपका क्लियर होगा। 18वां नंबर सवाल फिर से अगेन एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, नीति आयोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। भाई बार बार हम तब से कह रहे हैं, नीति आयोग जैसे 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया, योजना आयोग की तरह सेम यहाँ भी नीति आयोग में भी क्या है, तो यहाँ भी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। पीएम ही यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन यानी कि पदेन अध्यक्ष। और चेयरमैन के द्वारा ही जो है वाइस चेयरमैन यहाँ रिक्रूट किया जाता है। और वर्तमान वाइस चेयरमैन जो आप देखोगे यहाँ पे सुमन बेरी जी है, ठीक है, जो पीएम यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। चेयरमैन में कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। ये तो सबको पता होना चाहिए, करंट रिक्रूटमेंट तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के ब्याह पे। तो वर्तमान में आप यहाँ पे देखोगे सुमन बेरी जी है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट है सीईओ प्रथम कौन थे, अभी कौन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल हम 18वां नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं। 18वां नंबर सवाल का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल नेशन, तो ये तो कट गया। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, ये भी कट गया, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ये रहा, ये 2 रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफर, यहाँ ट्रांसफर है, ये भी कट गया। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए 19वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में नगद सब्सिडी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत की गई। फिर से अगेन वही क्वेश्चन है। अगर देखो, अगर हम ये चीज़ अगर आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, होता क्या है, जब एक मुश्त में सरकार जब बहुत लोगों को पैसा भेजती है तो वो किसके माध्यम से भेजती है, डीबीटी के माध्यम से भेजती है। डीबीटी के आने के बाद से आप समझो एक रिवोल्यूशन आया है, क्रांति आया है। जहाँ पे कभी कहा जाता था कि 100 रुपये अगर सरकार भेज रही है तो नीचे स्तर तक शायद 5, 10, 15, 20 रुपये ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं करप्ट और करप्शन के कारण उन पैसों को खा जाते थे। परंतु आज के समय ऐसा नहीं है। अगर 100 रुपये सरकार भेज रही है तो अगले के अकाउंट में 100 रुपये पहुंच जाता है। और ये हुआ था कब, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2013 की बात करते हैं। 1 जनवरी 2013 की बात करते हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें 1 जनवरी 2013, जिस जगह पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को कहते हैं कि इस प्रथम चरण इसका लागू किया गया था, लगभग 43 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट फेज चालू किया गया था, फर्स्ट फेज। और इसी फर्स्ट फेज की बात करें, पहली प्रक्रिया की अगर हम बात करें, जिसके तहत इसे लागू किया गया और उसके बाद कभी भी ये पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये बार बार आगे ही देखा है। तो 2013 किस में आता है, आपको पता होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से लेकर 17, यानी कि हम बात करें यहाँ पे 12वां होगा। 11वां का कब से कब है, तो आप 5 साल पीछे कर दो, 10वां और 5 साल पीछे कर दो, 9वां और 5 साल पीछे कर दो। क्लियर है। चलिए 20वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। कम से कम 25 बार यह सवाल अभी तक रिपीट कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। यानी 20वां नंबर सवाल का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 21वां नंबर, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। कम से कम ये भी 4 बार अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है यहाँ पे अमिताभ कांत, श्री के.आर. सुब्रमण्यम, श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम और राजीव गौबा। तो अभी हाल ही फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, 25 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं, 25 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं। ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है जहां पे बी.वी.आर. सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें, इन्हें ये पोस्ट दिया गया। तो वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जिन्हें जो है नीति आयोग के सीईओ बनाया गया, और नीति आयोग के जो अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी, जो कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था।
चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा जरा सा। 1950 में जब योजना आयोग बना, प्लानिंग कमीशन, इसने 1951 में पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन 1950 में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाया, लेकिन पंचवर्षीय योजना में देश के खजाने से यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे खर्च होते, तो कोई भी एक लीगल बॉडी नहीं था जिसे अप्रूवल करे। तो योजना आयोग की भांति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक जो है संविधानेतर निकाय है, जिसको कह सकते हैं। इसका गठन का मुख्य उद्देश्य जो हम कहें वो आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों और योजना आयोग के बीच एक सहयोग प्रदान करना है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग प्लान बनाता था, मेक करता था, बनाता था, और उसको अप्रूवल कौन देता था? अप्रूवल की बात करते हैं एनडीसी करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं यहाँ पे 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। सेम जो है यहाँ भी चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन यहाँ भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट इन्वॉल्व थे। याद रखिएगा, स्टेट्स, राज्यों की भागीदारी थी। प्लानिंग कमीशन में राज्यों की भागीदारी नहीं हुआ करती थी। तो अगर हम 6 अगस्त 1952 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है? कम से कम 15 बार ये बात अभी तक कह चुके हैं कि कृषि पर आधारित एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हैरोल्ड डॉमर मॉडल था। द्वितीय में आपको पता होगा पीसी महालनोबिस था। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपने फोकस आपने देखा कि इसका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर का वो क्या है? 23वां नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। 24वें नंबर सवाल की बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो फ्री का क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं कौन? पीएम। और पहले पीएम कौन थे भाई? आप सभी को पता होगा, ठीक। क्या वल्लभ भाई पटेल थे, गुलजार लाल नंदा थे, राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जल्दी से देखेंगे। 25वां नंबर सवाल है, 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको वर्बली पूछा गया था, आपको याद होगा ये सवाल। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको पता होगा 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे ऊपर थी, और ये राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा दूसरा राष्ट्रीयकरण भी हुआ है, लेकिन उससे संबंधित सवाल यहाँ नहीं देखेंगे। तो 25वें नंबर सवाल की अगर हम बात करें, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, तो जरा बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th, क्योंकि आपको पता होगा 1969 जो है 31 मार्च 1969 तक प्लानिंग हॉलीडे चला, और 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक क्या चला था? तो 4th 5 ईयर प्लान चला था। तो इसी बीच कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 26वां नंबर सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? भाई ये तो हम अभी नहीं, कितने तब से कहे जा रहे हैं, ये फर्स्ट, ठीक है। तो गडगिल मॉडल की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल हम कहते हैं। 26वां नंबर सवाल है, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक ये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए इस पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था, जहां बाहरी उद्योगों पर के निर्माण पर बल दिया गया। समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई? देखिए 27वां नंबर सवाल है, यार समझिएगा, समावेशी विकास की अवधारणा जो है मुख्यतः 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, आपको पता है 12वीं का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2012 से लेकर 17 तक था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2007 से लेकर 12 तक कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर किसका था? ये 11वां का था। और वहीं अगर पूछा जाए तो 2002 से लेकर 2007 तक किसका था? 10वां का था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखो यहाँ पे 12वां, 11वां और 10वां पूछा गया है। तो ये आपका 10वां है, 10th, 2002 से 7, ये 11वां है, 7 से 12, और ये 12वां है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 11वां है, यानी 11th 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। बाकी समावेशी विकास की बात करें, इस योजना में समाज के सभी वर्गों को के लोगों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बात करें, अवसरों को समान उपलब्धता पहुंचाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। 28वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? आपको पता है कि गरीबी हटाओ, ये नारा जो दिया गया था, ये बहुत बार पूछा गया है। गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, ये वर्ड गरीबी हटाओ, ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द था। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी के समय का ये शब्दावली है, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी जी द्वारा ही जो दिया गया था
शब्द है। 28वां नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 29वां नंबर सवाल आपको पता होना चाहिए कि 1975 ये वो साल है, 1975 ये वो साल है जहां पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया था। अगर आपसे यहाँ दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, एक कब हुआ था। तो अगर कब हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा 1975, और अगर पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाता तो आप में से कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। और ये आखिरी सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? कम से कम 8 से 10 बार हम आपको बता चुके हैं कि कौन है। और यहाँ एक और जवाब आपको देना है कि नीति आयोग के प्रथम फर्स्ट, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, और हम आपके कमेंट्स को कहीं ना कहीं हार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, यानी उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन कौन है, ये आपको जवाब देना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको देना है। फिलहाल आपको बता दें वर्तमान में सुमन बेरी है। तो आपको कमेंट बॉक्स पे जवाब देना है कि जो है पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। और इसी के साथ एक बेहतरीन 30 सवालों का पूरा कॉम्बो कंप्लीट हुआ और आप कहीं ना कहीं बहुत सारे एडिशनल डेटा भी यहाँ पे सीखोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 3+3, 2+2, 2+2 एंड कंटिन्यू, ये चीज़ याद रखिएगा। आपका आधा से ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से सवाल यहीं पे क्लियर है। ओके, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।